नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के नेतृत्व में भारत ब्राजील प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपसी सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल समाधान समेत कई अन्य क्षेत्रों में समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत है ब्राजील की साझेदारी स्थिरता और संतुलन का अहम स्तंभ। वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की चिंता रखना है हमारा कर्तव्य। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि भारत और ब्राजील नहीं रह सकते एक दूसरे से दूर। की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, कहा भारत कर रहा है शांति के लिए काम। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित। प्रधानमंत्री ने सम्मान के लिए ब्राजील की सरकार और लोगों का जताया आभार। प्रधानमंत्री 9 जुलाई को करेंगे नामीबिया का दौरा। द्विपक्षीय व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने साझा वक्तव्य में मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों का जिक्र किया। हर क्षेत्र में मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और ब्राजील ने संवाद और कूटनीति से विवादों के समाधान पर बल दिया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत ब्राजील में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया है। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। साझा वक्तव्य में ब्राजील के राष्ट्रपति ने दोनों देशों की दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की। और वहीं भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों में 3 समझौते हुए। ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और डिजिटल उपायों से जुड़े हुए हैं। खुफिया सूचनाओं की साझा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए भी दोनों देशों में समझौते हुए।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने एक समारोह में प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला यह 26वां सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों को उसके दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। भारत और ब्राजील का संबंध उस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 26 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया।
इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर हैं। राजधानी ब्रासिलिया में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पीएम के स्वागत में 114 घुड़सवारों का विशेष दस्ता भी मौजूद रहा। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्राजील का ये दौरा प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में हो रहा है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। और वहीं ब्रासीलिया में भारत और ब्राजील के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं। भारत की अफ्रीका नीति के तहत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम इसे माना जा रहा है। ये 27 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी और आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी विरासत रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, डिजिटल सहयोग, कृषि और साथ ही वन्य जीव संरक्षण जैसे समझौते होने का अनुमान है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। भारत नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों जैसे यूरेनियम और हीरे में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों के लिए नामीबिया में खनन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नामीबिया के पास यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत और नामीबिया के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के हितों पर सहयोग के लिए चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां नामीबिया में जोरों पर है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया में रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगे। नामीबिया के साथ कई विषयों पर समझौता भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता और साथ में भारत की अफ्रीका के साथ एक्ट ईस्ट की तरह एक्ट अफ्रीका की नीति का भी परिचायक है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और नामीबिया के संबंधों की एक नई युग की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, विंडोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नामीबिया के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव से दूरदर्शन न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देशों में शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और वन्य जीवों के संरक्षण सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नामीबिया को आर्थिक आज़ादी दिलाने में भारत मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री 9 जुलाई को नामीबिया दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस दौरे का उद्देश्य क्या है और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी मधुरता आएगी इस दौरे को लेकर? उद्देश्य काफ़ी सारे हैं। ये जो विज़िट हो रही है ये 27 साल बाद हो रही है, तो एक तो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इतनी बड़ी गैप है वो फिल होगी और बहुत सारी दूसरी चर्चाएं होंगी, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चर, बहुत सारे एरियाज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों में भी, इन सब जगहों पर बड़ी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री जाएंगे। सर, क्या इस दौरे से भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी? अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है और ये प्रधानमंत्री जी हरदम बोलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी की अभी विज़िट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा एक अफ्रीका के देश से शुरू हुई और एक अफ्रीका के देश से ख़त्म हो रही है। तो अफ्रीका में हमारे 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो चुके हैं और अफ्रीका हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस रास्ते से चले थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हमने सभी अफ्रीका के देशों का हमने सपोर्ट किया था, नामीबिया का हमने सपोर्ट किया था। हमारे जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं और इंडिया में ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि भारत अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज इन सब एरियाज़ में शेयर करे। सर, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो क्या नामीबिया आपको लगता है कि इसका समर्थन करेगा? करता है और करेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल साउथ से हैं, नामीबिया भी अपने आप को ग्लोबल साउथ से मानता है। हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैलेंजेस वगैरह एक जैसे हैं। जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा था तब हमारे यहाँ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए थे, जिसमें तीनों समिट में नामीबिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है, भारत का एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ में वो बढ़े। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? बातें कुछ चल रही हैं अभी उसमें डिफेंस एरियाज़ में, क्योंकि जो नामीबियन डिफेंस फोर्सेस हैं इनकी सरकार भारत से काफ़ी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और अभी कुछ समय पहले इनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी इंडिया गए हुए थे,
वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हमारा वहाँ पर जो डिफेंस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो काफ़ी कुछ हमसे यहाँ पर खरीदना चाहते हैं भारत से। कुछ इक्विपमेंट है, बट ये विज़िट के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बढ़ावा होगा। नामीबिया भी की अगर बात की जाए तो वो महत्वपूर्ण देश है, लेकिन जो भारतीय दर्शक हैं खासकर डीडी न्यूज़ के, वो उनकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि अगर नामीबिया में व्यापार करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें जो अगर बड़े सेक्टर्स बताऊं तो माइनिंग, मिनरल्स, अभी जैसे इनके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह तो हैं इनके पास, रेयर अर्थ वो सब भी हैं, लेकिन मार्बल है तो काफ़ी इनका अच्छा मार्बल है। यहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो कि भारत से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ट्रेडिंग में यहाँ पर एक हमारी कंपनी है जो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं कि भाषा अलग है, भाषा भी ये अंग्रेजी समझते हैं, तो हमारे लिए व्यापार करना आसान है। सर, आपने अभी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जा रही है तो क्या यूरेनियम को लेकर भी किसी समझौते की संभावना है? यूरेनियम पर भी बातचीत होगी और प्रधानमंत्री के विज़िट के बाद मैं आशा करता हूँ कि यूरेनियम हमारे नामीबिया से भी यहाँ सर इंडिया में भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सक रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें क्लैरिफाई करनी है, वो प्रधानमंत्री जी के विज़िट के बाद हो जाएंगे। उसके बाद हम मेरे ख्याल से यूरेनियम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति नामीबिया को लेकर है, अगले 10 सालों में आप किस तरीके का परिवर्तन देखेंगे? जैसे इंडिया की भी बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ भी थोड़ा रियलाइजेशन है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम बहुत कुछ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया से ला सकते हैं, हमारे जो रिलेशंस है बढ़ सकती है, तो इनकी भी जानकारी अभी बढ़ रही है। तो फिर जैसे अब विज़िट होगी प्रधानमंत्री की, तो फिर काफ़ी लोग जानेंगे कि हाँ, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे जो रिलेशंस है वो भी बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि भारत और नामीबिया के जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद होगी, उसमें भविष्य में दोनों के एक मजबूत संबंध होने की संभावना है और दोनों देशों के बीच अगर संबंध कुछ इस तरीके से मजबूत रहे तो कई सारे सेक्टर्स में भारत और नामीबिया दोनों साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वहीं कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर आईआईटी रोपड़ पिछले कई वर्षों से अनुसंधान कर रहा है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तकनीकी नवाचार केंद्र एग्रीटेक इनोवेशन हब का लोकार्पण आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने किया। कृषि में तकनीक के उपयोग को लेकर मोदी सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अब कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग को लेकर आईआईटी रोपड़ नए अनुसंधान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित कृषि तकनीकी नवाचार केंद्र एग्रीटेक इनोवेशन हब का लोकार्पण करते हुए कहा कि एआई एक भविष्यवक्ता की तरह काम करता है, जो कृषि के अतीत की कमियां और भविष्य के लिए समाधान और उपचार भी बताता है। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग करते हुए इसके आकार को बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग कितने भी बढ़े, लेकिन भारत के लोगों की आत्मा खेती किसानी में ही बसती है। एआई का यूज किया जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी हमें बताएगी पिछले कई सालों के अंदर डाटा अब सीधे वहां का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Ongoing state visit to Brazil. We are also joined by our ambassador to Brazil, Shri Dinesh Bhatia, as also our joint secretary who looks after Brazil in the Ministry of External Affairs, Mr. Praful Chandra Sharma. With that, I request Secretary East to make his own opening remarks, after which we will take some questions from the audience. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good afternoon, friends. As you are aware, Prime Minister Modi arrived in Brasilia on a state visit yesterday evening after participating in the successful BRICS summit on 6th and 7th July at Rio.
The Prime Minister, on arrival, received a warm welcome from the Indian community. The visit to Brazil is the fourth visit in the last 10 years by Prime Minister Modi to Brazil. In fact, this is the second ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brazil, taking place after 57 years. The Prime Minister has earlier visited Brazil on 3 occasions. The first visit was in July 2014, followed by a visit in 2019. Both were to attend BRICS summits, and thereafter in November last year to participate in the G20 summit in Rio, all for multilateral engagements. Talking of today's engagements, the Prime Minister was received warmly by President Lula and was accorded a ceremonial welcome on his arrival at Palácio de Alvorada, the official residence of the President of Brazil. To begin with, the Prime Minister held a restricted meeting with President Lula, followed by delegation-level talks. The Prime Minister took the opportunity to thank President Lula for extending warm and gracious hospitality to him and his delegation in Brasilia, as well as in Rio. During the bilateral talks, both leaders discussed the entire spectrum of the partnership. Let me try and list out some of the key areas that were discussed. It includes defense and security, agriculture, food and nutritional security, energy transformation and climate change, digital transformation and artificial intelligence and other emerging technologies, industrial partnerships, including defense industries, critical minerals, oil and gas, and also bioenergy and pharmaceutical industry, and also business and private sector cooperation, including trade and investments. They also had an opportunity to talk about healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, and cooperation in the area of digital public infrastructure. The two leaders noted that ample opportunities lie ahead for diversifying and expanding bilateral trade. They set a bilateral trade target of $20 billion to be achieved in the next 5 years. They also decided to elevate the level of trade talks and establish a ministerial level mechanism for monitoring trade, commerce, and investment-related matters. The Prime Minister requested the support of Brazil in expanding the India-Mercosur preferential trade agreement, especially given the fact that Brazil is the pro-tem president for the rest of the year, noting that such an expansion can bring mutual benefits for both sides. President Lula conveyed Brazil's support towards expansion of the India-Mercosur PTA and instructed his team to work towards such an expansion. Highlighting the global challenge of climate change, both leaders reiterated their commitment to work together towards climate action and sustainability. Prime Minister reaffirmed India's support and wished President Lula success towards holding the forthcoming COP30 climate change conference in Brazil. Brazil's rich reserves of critical minerals, including lithium, copper, and rare earth elements, align with India's need for secure and sustainable resources to drive its clean energy transition and industrial growth. Both leaders welcomed possible opportunities for collaboration in the area of mining, processing, and refining of critical minerals. Both leaders also acknowledged the importance of the agriculture sector and its significant contribution to the economies on both sides. The Prime Minister proposed enhanced collaboration in sharing knowledge, best practices, and technology transfer in various areas. It was also noted that both sides signed an MOU on cooperation in agricultural research. Other areas of
cooperation that were discussed, as I mentioned, include health and pharmaceutical sectors, especially on India's request for fast-tracking approval for entry into the Brazilian market for medicines that have been already approved by the US FDA or the European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM, for imports of medicines from India into Brazil. The Indian side mentioned that this can result in cost-effective medical products in the Brazilian market. There was also a discussion on collaboration in the area of digitalization and digital public infrastructure. There was also talk about enhancing people-to-people relations and connectivity, cooperation in the area of sports and sports management, capacity building, highlighting India's strengths in cricket and Brazil's strength in football. After the delegation level talks, there was a signing and exchange of MOUs and agreements. 3 agreements were signed today and exchanged in front of the President and the Prime Minister. These were the agreement on cooperation in combating international terrorism and transnational organized crime, an MOU on cooperation for the sharing of successful large-scale digital solutions for digital transformation, MOU on cooperation in renewable energy. 3 more agreements are ready to be signed and will be signed later today. These include an MOU on agricultural research between the concerned bodies on 2 sides, agreement on the exchange and mutual protection of classified information, and an MOU for cooperation in the field of intellectual property. After the signing of the agreements, the Prime Minister was conferred with the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross by President Lula. The Prime Minister dedicated this award to the Indian people and to the enduring friendship between the 2 countries. It was followed by a joint press statement between the 2 leaders. President Lula hosted a banquet lunch in honor of Prime Minister Modi. Over lunch, the 2 leaders exchanged views on regional and multilateral issues of mutual interest, especially on issues concerning the Global South and their determination to enhance South-South cooperation, including collaboration across all global platforms of which India and Brazil are members, such as BRICS, G20, IPSA, and also the UN. The Prime Minister invited President Lula to pay a visit to India, and the invitation was generously accepted by President Lula. I just wanted to highlight one point that I missed out earlier. On security and terrorism, the Prime Minister thanked President Lula for expressing firm condemnation and extending support and solidarity to the people of India in the aftermath of the Pahalgam terror attack on the 22nd of April that killed 26 innocent citizens. The Prime Minister also reaffirmed that India stands firm in its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. President Lula expressed his full support in the fight against the menace of terrorism. Thank you very much. I'll leave it at that. If you have any questions, I'll be happy to take them. विशाल सर, मैं विशाल पांडे हूं एबीपी न्यूज से। जो एग्रीमेंट हुआ है कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर, इसके बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी अगर मिल पाए तो। ओके, मेघना। Sir, I'm Meghna Dev from DD India. I have 2 questions. First, on biofuels. What has been the talk on biofuels? Can you elaborate for us? And also in the pharmacy sector, are there also discussions about contract manufacturing that private companies in India would want to do here in Brazil? Okay. You have a question there? Yeah, please. Hello, Daniel Carvalho for Bloomberg. I'd like to know if you have discussed anything about Brazilian selling ethanol to India. That was one of the main interests of Brazil in this meeting today. And the other question is, President Lula made in his remarks some comments about Trump's announcement from this week. Have Prime Minister Modi and President Lula discussed that during the meeting? Suryagni from INS.
Sorry, please. So the Prime Minister also spoke on decomplicating the issues with visa so that more Indian tourists can come over here. What is the status of the entire thing over there, and where is it right now? So we can take these questions. Okay, let me start with the question on counterterrorism and transnational organized crime. The agreement essentially deals with exchange of information. For transfer of persons and criminals, etc., we have other legal frameworks such as the extradition treaty, mutual legal assistance treaties, etc. This is for real-time or near real-time intelligence cooperation, so that one can try and deal with counterterrorism and transnational organized crime more effectively. So that's the thing. The text will, of course, be available soon. We'll put it out as soon as it is signed. The question on biofuels. Essentially, two kinds of biofuels, biodiesel and, of course, ethanol. Brazil, as you know, has a mandate for mixing ethanol with traditional fossil fuels. I think it stands at about 30%. India is also pushing a mandate on mixing ethanol with traditional fossil fuels. We have been talking to Brazil about their experience on mandating flex fuel content and trying to learn from their experiences in regulating this. There are also crops that are grown on either side which can be converted into biofuel. We want to try and see what we can do together to learn from each other's experiences, what kind of technologies are available on either side so that we can benefit from each other. President Trump's comments, there was no discussion on that, so I will leave it at that. We didn't have an opportunity to discuss that. Visa liberalization, as part of the broader rubric of enhancing connectivity between the two sides, we spoke about visa liberalization also, especially for bona fide businessmen and tourists. And one of the points that came up was to find a way to make it possible for multiple entry visa for businessmen who are interested in exploring the Brazilian market for enhancing trade. On the Indian side, we have significantly liberalized visa processes for businessmen from all parts of the world, including from South America. We actually have a e-business visa, which makes it much easier for businessmen from Brazil to travel to India for business purposes. One of the points that was made by President Lula was also that sometime next year there will be a business delegation that goes from Brazil to India to study the opportunities available, given the priority for both sides to try and diversify their trade relationships and investment relationships, so as to enhance their ability to explore opportunities within the global south and also work together in various areas together between India and Brazil. There's another important thing which has been agreed upon today between the two leaders is formation of a review mechanism and consultation mechanism at the level of trade ministers to look into the trade and investment opportunities between the two countries. Yeah. Let me also reiterate a point that I made earlier to add to what the ambassador said. The two sides agreed that bilateral trade, which is in the range of about 12.2 billion today, needs to be raised to 20 billion in the next 5 years. Yeah. What was the question, pharmacy? So on if there is any talk about contract manufacturing that Indian private pharma companies would like to do here. Yes, sorry, I missed that. President Lula actually welcomed Indian companies to manufacture drugs and pharmaceuticals in Brazil. He also said we can find ways to work together, do joint research in the area of pharmaceuticals. And he also
said they will work on fast-track approvals for Indian drugs to enter easily, a point that I had made during my initial remarks, especially for drugs having US FDA approval or EDQM approval. Excuse me. Please. On drugs, as it is, you might be aware that about 15 large Indian laboratories, the Indian companies, pharmaceutical companies, are already present in Brazil. Many of them are manufacturing also in Brazil, and both the leaders welcome this concept of not only export from India but also doing joint collaborations in Brazil to produce medicines. President Lula was very enthusiastic to take advantage of economical medicines that India is producing for its public health distribution system, and they are willing to look at these possibilities. In that connection, let me also add that Anvisa, the drug regulatory agency of Brazil, has opened an office in New Delhi recently. So that also adds to the impetus that is required to push this sector. The joint committee on which includes both the regulators, pharmaceutical regulators, so that they can review this licensing mechanism together. That's also proposed by the Brazilian side, and during the next meetings it will be taken up so that the registration process is faster. Okay, we have a question here. Yes, I'm Felipe Frazão from Estadão newspaper from Brazil. Yes, so just to make clear, there was a positive answer from the Brazilian side on this matter of the pharmacy production in India to enter the Brazilian market. Sure, I understood it. Pharmacy, can you repeat your question? Yes, just to make clear, there was a positive answer for your request. Positive answer too. Yeah, okay. And if you could brief us on the space collaboration between the space agencies, and if given the fact that President Trump's tariffs threats they were made after the BRICS declaration was already published, so are India and Brazil and other BRIC countries exploring or maybe are they going to answer to that tariffs in the next days? Is that possible? If there was any discussion on this regard. Thank you. Akhilesh ji. Sir, I'm Akhilesh Suman from Doordarshan. Both India and Brazil are countries where agriculture is one of the major professions. So in that situation, if we collaboration will be in what way? Like you mentioned agriculture research, but other than agriculture research, we can also be competitors. So to avoid that situation, are we collaborating in food processing or something like that, in which Brazil has some expertise? And my second question, sir, will be in critical minerals. Like you told that Brazil is rich in critical mineral, but whether we will get some permission for mining inside Brazil, or they will give us a preferential supply of critical minerals. Thank you, sir. Mm-hmm. Well, thank you. You asked about satellite and space cooperation. In fact, there was a discussion on that. Brazil is interested in collaborating with India on satellites and in, space programs in general. The Prime Minister had an opportunity to brief the President on India's low-cost program. He, in fact, highlighted that our Mars mission cost less than making a Hollywood movie on the Mars mission. He also pointed out that there were 300 Indian startups in the area of space, and that some of them were founded by very young entrepreneurs, and that they were doing very interesting cutting-edge work with the support of the Indian Space Research Organization in the area of space. Yeah,
we also had an opportunity to discuss cooperation in the area of launch vehicles and launching Brazilian satellites. India in the past has launched a Brazilian satellite called Amazonia 1, and there was interest in collaborating more in this area. So yes, there is a lot of interest in terms of cooperation between the two sides in the area of space. President Trump's statement, this visit was focused on bilateral cooperation. So there was nothing related to BRICS discussed today in this visit. So I'll focus on bilateral matters. Agricultural cooperation, aapne pucha, there are multiple areas where we can collaborate in agriculture. Agricultural research was one area, sustainable agriculture, organic agriculture. In fact, the Brazilian delegation made a very specific mention of importing rice from India. There are times when the crops here produce less than what is expected in a particular season. And those times the output needs to be augmented by importing from elsewhere. So India, as the world's largest producer of rice, is being considered as a possible source of imports. So President Lula did mention it in that context. And naturally, agriculture is an area where, as two large agricultural powers, there is scope for any new technology, any new breeding technique that emerges. All that gets subsumed under agricultural research cooperation. Critical minerals. Yeah, in fact, on livestock and animal husbandry, there was extensive reference to the Gir, ox variety that came from India in the early 20th century, and how it has been developed further to produce genetic strains that are very, very productive in terms of milk supply. Critical minerals, again, Brazil has a lot of critical mineral resources. We are open to all kinds of collaboration here, whether it is our companies coming and investing in critical mineral assets here, or forming joint ventures to try and explore and exploit mineral resources here, and also to procure refined critical minerals if possible. So all options are open and on the table. So we would very much welcome any opportunity to collaborate with Brazil on this. In fact, on the critical minerals, given our interest in critical minerals and also rare earth minerals, we were told that Brazil is coming up with a new policy in the second half of this year, and that will open up many more opportunities for Indian companies. For India? For India. No, it's a global, but... For India in particular, for us. So with that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press conference. Thank you very much for your presence. तो विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिस तरह से ब्राजीलिया के जो दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफ़ी महत्वपूर्ण ब्राज़ील का ये पूरा दौरा, जिसके पहले चरण में जब हमने देखा कि ब्रिक्स समिट और उसके बाद अब तो तमाम यहाँ पर जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उससे बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। और ऐसे में मजबूती के साथ दोनों देश आगे कैसे बढ़ेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें और ज़्यादा विकसित होते हुए नजर आएंगे, प्रगतिशील किस तरह से नजर आएंगे, आइए हम आपको बताते हैं क्या कुछ खास रहा इस पूरी विदेश मंत्रालय की इस जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें। आपको बता दें कि जिस तरह से जो तमाम MOU साइंस हुए हैं तो उसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। सबसे पहली बात तो आतंकवाद की जिस तरह से रोकथाम है उसको लेकर एक सहमति बनती हुई नजर आई है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और डिजिटल उपायों से भी इनको किस तरह से आगे निकलकर इनका समाधान तलाशने की जो कोशिश है उस पर किस तरह से आगे दोनों देश बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो साझा सुरक्षा है, बौद्धिक संपदा और कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए भी दोनों देशों में सहमति साफ तौर पर बनते हुई नजर आई है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? खाद्य सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल जिसकी अभी बात भी हो रही थी कि उसमें ब्राजील कितना रिच है, ऐसे में जो तमाम एसेट्स हैं उनको कैसे और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और जो आपस में जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं
क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर उसमें कैसे आगे अपनी भागीदारी निभाते हुए ब्राजील और भारत नजर आएंगे, ये आने वाले समय में साफ होगा। इसके अलावा जो साफ तौर पर जो डील हुई है वो ट्रेड को लेकर भी हुई है, जिसमें $20 बिलियन का व्यापार लक्ष्य अगले 5 सालों के लिए रखा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा लक्ष्य है, क्योंकि हमने देखा है कि जो व्यापार है उसमें कैसे आगे चल के और ज़्यादा प्रगतिशील दोनों देश मिलकर साझा हितों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए, इस पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। अगले 5 सालों के लिए भी इसका एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हम जानते हैं, वैश्विक चुनौती के रूप में तमाम देशों के साथ साझा हितों को देखते हुए लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास को लेकर और आगे बढ़ते हुए ये दोनों देश नजर आएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण, इसमें भी किस तरह से और ज्यादा पारदर्शिता लाते हुए और किस तरह से और आगे बढ़ते हुए एक मजबूती के साथ दोनों देश आगे बढ़े, इस सेक्टर को भी इसमें फोकस में रखा गया है। इसके अलावा दोनों देशों की जो इकोनॉमी है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, किस किस तरह से कौन कौन से क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्रों में आगे उनको बढ़ाने की जरूरत है, तो इसमें जो भी देश, चाहे भारत हो चाहे इसके अलावा ब्राजील हो, किस तरह से आगे बढ़ते हुए साथ में मिलकर आएंगे, वो और ज्यादा मजबूती का निर्माण करते हुए भविष्य में नजर आएंगे। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जब बात करते हैं, वहां पर भी देखा गया है, वहां पर भारत की जो अग्रणी भूमिका है वो वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर कोविड-19 के बाद उजागर हुई थी और किस तरह से भारत ने लगातार तमाम देशों की मदद की थी। इसी को लेकर यह मद्देनजर ब्राजील भी इस बात को समझता है और मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर और आगे की रणनीति बनाने पर काम कर रहा है। तो ऐसे में तमाम ये जो क्षेत्र हैं वो अपने आप में अलग अलग भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राजील और भारत के बीच जो ये मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इस यात्रा के बाद और ज्यादा ये प्रगाढ़ होते हुए, मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर सबका फोकस इसलिए भी है क्योंकि साफ तौर पर ब्राजील के साथ और भारत के साथ जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूती के साथ इन तमाम क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए और किस तरह से जो तमाम पैमाने हैं अलग अलग, वहां पर इन पैरामीटर्स को कैसे फिक्स किया जाए और जहां पर जिस तरह की जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए और जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाया जाए, इस पर साफ तौर पर फोकस रहा है। बहुत कुछ उसके अलावा भी यहाँ पर बातचीत हुई है। तमाम MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं, जो हमने आपको बताया ही 3 ऐसे MOUs हैं जो साइन हुए हैं और वो भी काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर भी यहाँ पर निंदा की गई है और इसके अलावा भी किस तरह से जो जीरो टॉलरेंस की नीति हम देख रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ जो लेकर भारत अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है वैश्विक पटल पर, वहां पर भी अब देख रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जो तमाम देश हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राजील ने भी इसमें अपनी बात साफ तौर पर रखी है कि वहां पर भी इस तरह की जो आतंकवाद की रोकथाम है उसको कैसे वहां पर जीरो टॉलरेंस के जरिए आगे बढ़ाया जाए और कैसे इस पर सारे जो देश हैं वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो तमाम अलग अलग यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं उन पर बात होनी शुरू हुई है और उसके अलावा भी लगातार जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो यहाँ पर उठाए गए हैं। तमाम रूपरेखाएं रखी गई हैं जिनसे आने वाले समय में दोनों जो देश हैं वो आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए और जो तमाम वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान तलाशने के बाद उनका कैसे निपटारा किया जाए, इस पर साफ तौर पर फोकस किया गया है और अलग अलग उसके लिए रोड मैप भी तैयार करने की बात जो है वो यहाँ से निकलती हुई सामने आई है। तो तमाम जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हमने आपको बताए और यही सब कुछ इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकल कर आया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लगातार यहाँ पर प्रगतिशील इन दोनों देशों के जो अपने अपने हित हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कितने कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई और भी तमाम अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अभी और भी कुछ है वो भी हम आगे आपके साथ साझा करेंगे। अन्य खबरों का भी इस वक्त रुख कर लेते हैं तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैनपाट में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और इसीलिए हम कोई भी समझौता दुनिया के किसी भी देश से नहीं करेंगे। तो भारत की कृषि और किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए ही किया जाएगा। देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और इसलिए हम कोई भी समझौता दुनिया में किसी भी देश से करेंगे तो भारत की कृषि और किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए ही करेंगे। किसान हित सर्वोपरि। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।